नमस्कार, 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। माघ पूर्णिमा से पहले दरअसल संख्या ज्यादा बढ़ गई है। एक बार फिर से श्रद्धालुओं की शहर में जाम जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छुट्टी का दिन होने की वजह से भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। शहर में गाड़ियां फंसी भी हुई है। लोगों को कई घंटों तक जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। ये देखिए, गाड़ियां भी हैं और लोगों की भी भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त महाकुंभ में प्रयागराज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा ये परिसर खचाखच भरा हुआ है और एक बार फिर से लोग देखिए लाइन लगाकर जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन 1 इंच जगह नहीं है। गाड़ियां भी बीच में फंसी हुई हैं। देखिए कुछ गाड़ियां बीच में कैसे फंसी हुई हैं। एक टैंकर भी फंस गया है और कई गाड़ियां लाइन से फंस गई हैं। तस्वीरें बता रही हैं क्योंकि माघ पूर्णिमा का मौका है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। 11-12 फरवरी का ये जो मौका है ये खास है और ऐसे में प्रयागराज में एक बार फिर से भारी भीड़ नजर आ रही है। कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो अनुरोध सबसे यही है, इस बात के लिए अनुरोध किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई कियोस या पैनिक वाली सिचुएशन ना हो। लोग आराम से चलें और धीरे धीरे आगे बढ़ें क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गाड़ियां फंस गई हैं। लोग भी बीच में देखिए बहुत ज़्यादा संख्या है लोगों की और इसीलिए लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि लोग पैनिक ना करें। कुंभ में अधिक भीड़ आने की वजह से जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से हैवी ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगा हुआ है। तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे जाम में फंसी हुई है, जिनको रोकने के लिए आप बैरिकेड लगाए गए हैं। लोग दूर दूर से अपनी गाड़ियों में आए हुए हैं। एक बड़ी भीड़ यहाँ पर इस वक्त महाकुंभ में आ चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम जो रास्ते हैं, इन रास्तों चौराहों पर जो है लगातार पिछले 3 दिनों से यही जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा लोगों की इस महाकुंभ में आ रही है, जिसकी वजह से ये जाम की जो स्थिति है वो यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इससे निपटने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अधिक संख्या वाहनों की होने की वजह से पूरी तरीके से जो ये चौराहा है आप देख सकते हैं वो जाम में तब्दील हो चुका है। लोगों को जो है मोड किया जा रहा है ताकि वो भीड़ से उनको यहाँ से चौराहे से निकाला जा सके और उनको कुंभ की तरफ भेजा जा सके, लेकिन जाम की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। कैमरामैन दुर्गेश यादव के साथ मनीष वर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ। और मनीष वर्मा की आपने रिपोर्ट देखी। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि इमरजेंसी इंतजाम किया जाए, जाम में फंसे श्रद्धालुओं को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। अखिलेश यादव को सुनाते हैं क्या कुछ कहा उनकी ओर से। इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। तो ये तो बात हुई प्रयागराज की, लेकिन मथुरा में बांके बिहारी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां भी उमड़ रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के बाद श्रद्धालु बांके बिहारी का रुख कर रहे हैं। जहां तक देखिए लोग ही लोग खड़े दिखेंगे। टस से मस होने की जगह नहीं, हवा भी मुश्किल से आ जा रही है। सीधे साधी तस्वीरें लेने की भी जगह नहीं, इसलिए ये टॉप व्यू देखिए। लोग किस तरह से एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। सांस लेने की भी जगह नहीं, लेकिन आस्था ऐसी कि श्री कृष्ण के भक्त सब कुछ सहने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ब्रज की गलियों में तिल रखने की जगह नहीं,
बताया जाता है कि प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है, इसलिए दूर दराज से पहुंचे कई लोग यहां बांके बिहारी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। कुछ हफ्तों से ये भीड़ बढ़ रही। वीकेंड होने की वजह से ये भीड़ काफी बढ़ गई। लाखों की संख्या में भक्त उमड़े। ठाकुर जी के दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। भक्त अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। भीड़ की वजह से प्रशासन के हाथ पैर फूले हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गलियों और मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो गए। एक अनुमान के मुताबिक आज 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की सियासत की। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी जीते विधायकों के साथ बैठक की है। हार के बाद इस समीक्षा बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद आतिशी ने कहा है कि हार पर मंथन चल रहा है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपये 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। तो आतिशी को आपने सुना कि इस बार जो आम आदमी पार्टी रहेगी वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। रजनीश रंजन हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, क्या अकाउंटेबिलिटी या इस बात की जवाबदेही तय हुई कि आम आदमी पार्टी की ये हार हुई क्यों? देखिए, साफ साफ तो कुछ नहीं बताया गया आतिशी की ओर से। जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो इस पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि आगे लेजिस्लेटर्स कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत कठिन समय है आम आदमी पार्टी के लिए। कहाँ 67 सीट, फिर 62 सीट और अब सीधे 22 सीटों पर आ गए हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली में उनका एग्जिस्टेंस, उनका जो अस्तित्व है, वो यही विपक्ष के 22 विधायक बचा कर रखेंगे। और इसीलिए तमाम विधायकों को निर्देश दिया गया है कि इस कठिन समय में भी अगर आप चुनाव जीते हैं तो अपने तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, वहाँ जनता के बीच में रहिए, जनता के मुद्दे उठाते रहिए। और ख़ास तौर पर चुनाव में बीजेपी ने जो बड़े वादे किए हैं, ख़ास तौर पर 2500 रुपये प्रति माह तमाम जो दिल्ली की महिला वोटर्स को दिए जाने की बात बीजेपी की ओर से की गई थी। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 8 मार्च से पहले तमाम महिलाओं के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। अगर 8 मार्च तक ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा नहीं बचेगा। लेकिन कोशिश यही है कि अगले 5 साल तक एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी तमाम वो मुद्दे उठाते रहें जिन मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में उठाया था और जिन मुद्दों के जरिए बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई थी। तो बहुत निराशा का दौर है इस वक्त आम आदमी पार्टी में। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि बीजेपी को उनके ही मुद्दे हैं उस पर ही घेरा जाए। हालांकि अभी बहुत शुरुआत है, लेकिन आगे आम आदमी पार्टी की जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी के मुद्दों के इर्द गिर्द ही बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बड़ी बात आप बता रहे हैं रजनीश की, जैसा कि विपक्ष की भूमिका होती है विरोध करना बातों को लेकर जो सत्ता पक्ष में होते हैं। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी विरोध कैसे करती है। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो योजनाएं चल रही थी, जिनका पैसा रिलीज होना था, वो रिलीज होना चाहिए, ये आतिशी ने कहा। शुक्रिया आपका। और दिल्ली में सरकार गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का वक्त मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के चुने हुए सभी विधायकों और सांसदों के एलजी से मिलने
चाह रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर वक्त मांगा है। और दिल्ली में नई सरकार के गठन पर मंथन के साथ साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के विजयी प्रत्याशियों ने आज मुलाकात की। 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने आज 1 घंटे तक ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर मंथन किया। इस मंथन में अमित शाह के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संगठन महामंत्री बीएल संतोष और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा दिल्ली चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा भी मौजूद थे। बताया जाता है कि अमित शाह ने नए सीएम और सरकार गठन को लेकर विचार विमर्श किया है। इस मंथन को लेकर विजयी प्रत्याशियों के साथ बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि बीजेपी में सीएम फेस पर भी मंथन किया गया। इधर बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों ने आज एलजी से भी मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में परवेश वर्मा समेत कई प्रत्याशी शामिल थे। नेताओं ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। इधर दिल्ली के राजनिवास में राजनीतिक गहमागहमी दिन भर बनी रही। दिल्ली में अब खबरें गर्म हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, और इस सब के बीच आतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया है इस्तीफा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद सीएम आतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी अभी कार्यवाहक सीएम बनी रहेंगी। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही विधानसभा भंग कर दी गई। आतिशी नए सीएम के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगी। आपको बता दें कि आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर 2024 को सीएम का पदभार संभाला था। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद कानूनी अड़चनों को लेकर उन्हें सीएम की कुर्सी सौंपी थी। आतिशी करीब 5 महीने तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। आप दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई है। हालांकि वो अपनी कालका जी की सीट बचाने में कामयाब रही। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3580 वोट से हराया है। वहीं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चेहरे हार गए हैं। हार की समीक्षा को लेकर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अहम बैठक की। गोपाल राय, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल से उनके फिरोज शाह रोड स्थित आवास पर बैठक में शामिल हुए। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में बीजेपी के संभावित सीएम चेहरे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्वांचल की बात इतनी हुई, जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी कहा, और पूर्वांचल के लोगों का जबरदस्त समर्थन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला है। तो माना जाए कि नई सरकार की जो गठन होने की जो कवायद चल रही है, उसमें पूर्वांचल का भी प्रतिनिधित्व ठीक ठाक रहेगा। वो तो सबका रहेगा, वो तो सबका साथ सबका विकास आप जानते ही है। और ये देखिए, आप हमारे विधायक मंडल और पार्लियामेंट्री बोर्ड पे भरोसा कीजिए। ये जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और हर पार्टी का व्यक्ति उनके निर्णय को सम्मान देता है। लेकिन चूंकि लोगों अब पूर्वांचल की उम्मीदें आपसे ज्यादा बढ़ गई है। 3 बार के सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा चेहरा है यहाँ पूर्वांचल के, तो लोगों की उम्मीदें हैं कहीं आपका नाम भी आ सकता है सामने। आप हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड पे, विधायक मंडल पे भरोसा करिए। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, TVNN भारतवर्ष के, हम हर राज्य में जो निर्णय लेती है हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक मंडल के साथ, वो उसमें बहुत सुंदर निर्णय होते हैं और हम सभी उसका पालन करते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर, मुस्तफाबाद सीट से चुनाव जीते बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि वो मुस्तफाबाद का नाम जरूर बदलेंगे। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से जीते बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बड़ा ऐलान किया है। TV9 से खास बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं जीता तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखूंगा। मुस्तफाबाद के लिए आपका क्या प्लान है? और हमने सुना है कि मुस्तफाबाद का नाम भी बदलने की कुछ बात आप कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम तो मैं बदलूंगा ही, शिवपुरी या शिव विहार में रखूंगा। लेकिन शिव के नाम से यदि रखा होगा तो विकासशील के प्रति मेरी सोच होगी। इस बार इस क्षेत्र के अंतर्गत जो 17 साल के बाद मैं वहां गया हूं, वो अलग विधानसभा दिखाई देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बिष्ट ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का फोन मुझे बधाई देने के लिए आया था। उनके मुताबिक बातचीत के दौरान सरकार के गठन या मुख्यमंत्री के नाम पर कोई बात नहीं हुई है। उनका कहना है कि उन्हें पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करेंगे। मैंने उनसे अलग से समय मांगा है, मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। मोहन सिंह बिष्ट ने 17,578 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को हराया है।
और मुस्तफाबाद का नाम बदलने के ऐलान का बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी जनता के वादे पूरे करेगी या अपना एजेंडा चलाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुस्तफा नाम कैसे पड़ा? मेरा तो एक ही सवाल, आप छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। क्या मुस्तफा नाम के आदमी ने उस क्षेत्र के विकास के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया? क्या मुस्तफा नाम के आदमी ने देश की आज़ादी के लिए कोई काम किया? क्या मुस्तफा नाम के आदमी ने कोई संचार क्रांति, दुग्ध क्रांति की, हरित क्रांति के जनक हैं? तो जब अगर नहीं है तो फिर उनके नाम से एक बड़े क्षेत्र का नाम कैसे हो सकता है? उस क्षेत्र का नाम, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अगर विकास का काम किया हो तो उसके नाम पे होना चाहिए। भाजपा, ये भाजपा के विचारधारा, एजेंडा, तौर तरीके हैं। इसकी दिल्ली में कहीं कोई जगह नहीं है। देश में इन्होंने जहां करना हो किया होगा, लेकिन दिल्ली के मतदाता जिन्होंने उन्हें वोट भी दिया है, अगर इस तरह की धर्म को लेकर, नाम परिवर्तन को लेकर आप हालात बदलिए ना। यमुना का पानी दूषित है, उसे साफ करिए। हवाएं जहरीली हैं, अपराध की राजधानी है, महंगाई, बेरोजगारी, ये 5 मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है, जिसको भी किया है। इन 5 पे काम नहीं करेंगे, नाम जितने मर्जी बदल लें, ये दिल्ली है, ये ना केजरीवाल को बख्शा ना आपको बख्शेंगे। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी गठबंधन की एकता पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हार से सबक लेना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी ने हार के लिए कांग्रेस और आप को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के बाद अब इंडी गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। हालांकि दिल्ली में विपक्षी कुनबा बिखरने पर शिवसेना, यूबीटी और टीएमसी ने चिंता जताई है। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों को जिम्मेदारी से चुनाव लड़ना चाहिए था। महाराष्ट्राच्या निकालानंतर दिल्लीने जो निकाल दिला तो काँग्रेस आणि आप एकत्र लढले असते तर निकाल वेगळा लागला असता, हे आकडे सांगताय। आता लढायचं की एकत्र यायचं, ही भूमिका सगळ्यांनी घेणं गरजेचं आहे। टीएमसी के स्वागत राय ने कहा कि विपक्षी दलों को अहंकार किनारे रख आगे बढ़ना होगा, वरना दिल्ली जैसी स्थिति कहीं भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव बेईमानी करके जीता गया है, लेकिन ये बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। इन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर कर दिए गए। बीजापुर में सर्च ऑपरेशन के बाद 8 के शव अब तक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है। सुरक्षा बलों के इन जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता पाई है। इन जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अनेक बार माओवादी सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। सभी माओवादियों का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए बीजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन की सफलता पर जवानों की हौसला अफजाई की और कहा कि राज्य से नक्सलवाद के समूचे खात्मे का संकल्प जरूर पूरा होगा। 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ
हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। पिछले 14 महीने में छत्तीसगढ़ में 274 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 1166 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यही नहीं, 969 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 नक्सलियों को मारे जाने पर अमित शाह का पोस्ट भी सामने आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री का 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, ये अमित शाह की ओर से कहा गया है। सुरक्षा बलों की बीजापुर में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमने आज 2 बहादुर जवानों को खोया, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। देश इन वीरों का सदा आभारी रहेगा। देखिए, ये वो पोस्ट है जो अमित शाह की ओर से किया गया है। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के ड्रग सिंडिकेट का खुलासा यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ है, जहां साकीनाका पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है, जिसके बाद 10 करोड़ के ड्रग्स का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई में आए दिन बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो रहा है। इस बार रैकेट के तार यूपी के लखनऊ से मिले, जहां रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ एमडी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। 2 दिन पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नवी मुंबई में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 200 करोड़ की ड्रग्स जब्त की थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह के पर्दाफाश में पता चला है कि ड्रग्स सिंडिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा था। इसमें विदेशी तस्करों की संलिप्तता भी सामने आई है। साकीनाका पुलिस की कार्रवाई में भी अंतर्राष्ट्रीय एंगल का खुलासा हुआ है। लखनऊ में नवंबर महीने में भी चारबाग जंक्शन पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसे पार्सल के जरिए बिहार से भेजा गया था। इस पार्सल में ड्रग्स के कुल 43 पैकेट थे, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ आंकी गई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आगाज होने जा रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस शो में लोग फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन देख सकेंगे। आज आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एरो इंडिया शो का आगाज अपनी उड़ान से किया। दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों प्रमुखों ने साथ में फ्लाई किया। एरो इंडिया 2025 के लिए बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पर तेजस भी उतरा। तेजस MK-1A देश का गौरव है, जो आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ के रूप में काम करेगा। एरो इंडिया में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रोजाना शामिल हो सकते हैं, जिससे यहां आने वाले दर्शक हवा में कलाबाजियां खाते विमानों को देखने के साथ साथ यहां चल रहे एग्जीबिशन को भी देख सकते हैं। सेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर पिछले कुछ दिनों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 और 11 फरवरी को 2 दिन एरो इंडिया का बिजनेस डे होगा, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े लोग और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। 14 फरवरी तक चलने वाले इस शो में न सिर्फ विश्व स्तरीय फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन देखने को मिलेंगे, बल्कि उनकी ऐसी गतिविधियों के भी गवाह बन सकेंगे जिन्हें एक आम नागरिक के तौर पर देख पाने की संभावना कम होती है। 2014 से ही मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बनाए रखने के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बड़ी भूमिका है। वित्त वर्ष 2026 में रेलवे, डिफेंस, ऊर्जा और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में सरकार का निवेश बढ़ाने का फैसला ग्रोथ को रफ्तार देने में अहम होगा। वित्तीय सेवाएं देने वाली फर्म प्रभुदास लीलाधर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 11.1 ट्रिलियन का पूंजीगत निवेश करने का फैसला किया है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। रेलवे, डिफेंस, ऊर्जा, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के फैसले का असर दिखने लगा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यटन, ई कॉमर्स, ज्वेलरी, रिटेल, कैपिटल मार्केट जैसे क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व संग्रह कम रह सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सरकार के निवेश बढ़ाने से मांग बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार होगी। आने वाला बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को बूस्ट मिलेगा तो मांग बढ़ेगी। खास बात यह है कि निवेशकों के लिए भी निवेश के आकर्षक मौके बनेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी अहम होंगे।